हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं देख रहा हूं कि भारत में बड़ी ही गंभीरता से बांग्लादेश के घटनाक्रम को लिया गया। हालांकि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज कुछ भारत की सरकार और स्थिति क्लियर करेगी शेख हसीना और बांग्लादेश को लेकर, लेकिन अभी सिर्फ कंसर्न जताए गए हैं और ये बताया गया कि टेम्परेरली उनको इस्लाम अभी दिया गया है उनकी रिक्वेस्ट पर। अभी अंतिम निर्णय इस पर नहीं हुआ है। वीरेंद्र जी, देखिए, भारत ने आज जो बयान दिया और जो कदम उठाया है, ये एक तरह से बेहद भारत के लिए उपयोगी कदम है और भारत की साख के अनुरूप है। तो ये शेख हसीना से दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों की बात आती है तो स्वाभाविक है कि भारत ने उदारता के साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने में रुचि दिखाई है और वो अपने पड़ोसी मुल्क के साथ किसी भी तरह के ऐसे किसी मैसेज का आदान प्रदान नहीं करना चाहता जिसमें विरोधाभास उत्पन्न हो। ब्रजेश जी, शुरुआत इस बात से भी की जा सकती है कि बेकल उत्साही हैं। उन्होंने लिखा था कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, ये सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। आज ये सब अपनी आंखों से पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देख रही है। ये लाइनें बड़ी चरितार्थ हो रही हैं। शेख हसीना पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में है, शरणार्थी के तौर पर हैं। गाजियाबाद में गेस्ट हाउस में उनको रोका गया है। भारत ने उनके लिए कोई पलक पावड़े नहीं बिछाए हैं। उनको जो उन्होंने एक अनुमति मांगी थी एक मित्र के तौर पर, वो भारत ने उनको दी है, लेकिन अस्थायी तौर पर उनको भारत अपने यहाँ कोई शरण देगा इसकी कोई संभावना नहीं है। ये जरूर है कि वो यूरोप में जाए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, कहीं और जाए, वो जा सकती है, इसके लिए स्वतंत्र है और उसके लिए 2, 4, 5 दिन, 10 दिन जी देखिए, क्योंकि अभी बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं है। बांग्लादेश की सरकार की ओर से भी कोई मैसेज ऐसा भारत को नहीं आया है कि उनके प्रधानमंत्री जो पूर्व हो चुकी है उनको कोई शरण ना दी जाए। तो ऐसे में भारत के पास तटस्थ अवसर हैं, वो अपने हिसाब से निर्णय कर रहा है। जब वहां कोई सरकार आ जाएगी, चाहे अंतरिम सरकार आ जाए या वहां के राष्ट्रपति कोई अपील करे, उसके बाद भारत अपना स्टैंड तब बदल सकता है, उस पर और क्लियरिटी ला सकता है। तो अभी तो बहुत अवसर है भारत के पास। शेख हसीना यहाँ रहे, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश कि मिलिट्री ने ही वो विमान भेजा था और वो विमान वापस गया है जो बांग्लादेश से उनको छोड़ने आया था यहाँ। तो वहां पर भी सेना के स्तर पर और उच्च स्तर पर राजनयिकों के अभी शेख हसीना को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि उनको देशद्रोही घोषित किया गया हो या उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाया जाए या उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बेदखल किया जाए। ब्रजेश जी, अब हिंसा पे आते हैं। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके साथ भारत के रिश्तों में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या बदलाव आ रहा है? कट्टरपंथियों के हावी होने से भारत में जो स्थितियां बनेंगी और खास तौर से जो हमारे हिंदू समुदाय के अल्पसंख्यक कहे जाते हैं लोग, उनके साथ जो स्थितियां हो रही हैं उस पर विचार करना जरूरी है। हम शेख हसीना को भारत का दोस्त मानते हैं। वो भारत की प्रति वो काफी लिबरल रही हैं, दोस्त, उनका भाव दोस्ताना रहा है। लेकिन भारत में वो उदारता की मूर्ति हो सकती हैं। अपने देश में आज वो एक तानाशाही वाली प्रवृत्ति और मूर्ति लिए खड़ी है और वहां पर उनकी छवि एक हिटलर शाही, एक डिक्टेटरशिप की रही है, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा आंदोलन पैदा हुआ है। वैसे देखिए, अब वो कभी बांग्लादेश तो लौटेंगी नहीं। वो अपने जीवन की राजनीतिक पारी खेल चुकी हैं। 72 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है कि वो आके यहाँ पर बांग्लादेश में लोकतंत्र की दुहाई दें, मुकदमों का सामना करें और फिर आगे चलकर वो जनता में लोकप्रिय बने जी। तो लोकतंत्र की दुहाई देने का उनके पास भी कोई अवसर नहीं, क्योंकि जिसने अपने हाथों से लोकतंत्र को कुचला हो वो अब लोकतंत्र का आड़ लेकर बच नहीं सकता है। तो भारत के कई हजार बच्चे फंसे हैं, नागरिक फंसे हैं,
जी। बांग्लादेश में पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, उड़ानें बंद हो गई हैं, बॉर्डर सील हैं, लोग कैसे आएंगे? बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, तमाम जगहों से पेट्रोलिंग चल रही है, सतर्कता चल रही है। अब 53 साल में जो एक देश बना था, उसके बर्बाद होने का धुआं, उसके बर्बाद होने की तस्वीरें, मंदिरों को तोड़ने की, हिंदुओं को मारने की, ये सब चीजें लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ कहते थे कि 2 टके के आदमी भी नहीं हो तुम। आज वही बांग्लादेश का टका 2 टका के भी नीचे चला गया। जो उनकी मुद्रा है राष्ट्रीय टका, वो टका भी अब किसी लायक नहीं बची। तो टके की जो तुलना भारत में बहुत पहले होती थी, आज वो अपने असली स्वरूप में पहुंच गया, यानी कि कौड़ियों के भाव। जी वीरेंद्र जी। वैसे फैज अहमद फैज की एक बहुत पुरानी नज्म है जो पाकिस्तान के तानाशाह थे, उनके खिलाफ उन्होंने 1977 में जब तख्ता पलट हुआ जियाउल हक का, तब ये नज्म लिखी गई थी और उस समय भी इसी तरह की स्थितियां थी। ब्रजेश जी, बांग्लादेश में कहने को ये छात्र आंदोलन है, लेकिन ये मुसलमान अपने ही हाथों अपने देश को लूट रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों को मार रहे हैं, उनका घर जला रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, इबादत खाने तोड़ रहे हैं। इस्कान मंदिर याद होगा, जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ तो इसी इस्कान मंदिर में कई सालों तक बांग्लादेशियों का पेट भरा था, फ्री खाना खिलाकर। आज उसको भी लूटा जा रहा है दीन इस्लाम के नाम पर। जी। श्रीलंका में भी तख्ता पलट हुआ था, लेकिन इस तरह नहीं हुआ था, इतना जनता का नुकसान किया गया हो, हिंदुओं का नुकसान किया गया हो, क्योंकि वहां पर इस्लामिक सरकार नहीं थी, मुस्लिम कंट्री नहीं था वो। तो ये सब चीजें भी आती हैं। बहरहाल सुनिएगा, फैज अहमद फैज की एक नज्म है, ये तब के हालात पर लिखी गई थी 1977 में, कि लाजिम है हम भी देखेंगे वो जिस दिन का वादा है जो लौहे अजल में लिखा है, जब जुल्म और सितम के कोह गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे और सब ताज उठा ले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। बड़ी मशहूर नज़्म है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट